गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ध्यान दीजिए आप लोग, आज आप लोगों के सामने लेवल 2 के तहत आप लोगों के सामने आज है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना जी। देख रहे होंगे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखिए, ये लेवल 2 से पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप सभी लोग लेवल 1 को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसमें कि टेंस है जी, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, कैन कुड में माइट इट शुड देयर का प्रयोग है जी। इसको आप लोग लेवल 1 अच्छे से पढ़ लें और इस पे कम से कम आप लोग 500 या 1000 सेंटेंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें जी। तब आप लोग लेवल 2 को शुरू करें। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों को पहले के टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं, उससे पहले की चीज क्लियर नहीं होती है, तो उस चीज को पढ़ना, उस चीज को समझना हम लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों का टेंस क्लियर नहीं होगा, एक्टिव पैसिव नहीं क्लियर होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं क्लियर होगा, तो हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन को समझना थोड़ा सा असहज होता है, थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन आप लोग अगर ध्यान दें, आपने पढ़ा है तो हर चीज आपको क्लियर हो सकती है। देखिए, और दूसरी बात यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किन किन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ये 9th 10th 11th 12th और एसएससी, बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, टीजीटी, पीजीटी, अर्थात किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए सवाल आते हैं, उन सब में ट्रांसफॉर्मेशन पूछे जाते हैं। या आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, या आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को समझना चाहते हैं, तो ये बिना ट्रांसफॉर्मेशन का ज्ञान रखे हुए हम लोगों के लिए इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझने की जी कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या जी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन को अब आप एक एक पॉइंट समझते चले जाइए बिना हड़बड़ाए हुए। रूपांतरण, रूपांतरण आप जानते हो जी कि किसी चीज का रूपांतरण या रूपांतरण करना, ठीक है ना जी। तो आप रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण होता है। जरा पढ़ते हैं पहले। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज द प्रोसेस, यानी ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है बाय विच अ सेंटेंस इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, जिसमें सेंटेंस एक निश्चित, एक विशेष रूप में और इस ट्रांसफर्ड बदल दिया जाता है टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। अर्थात कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर में वो प्रक्रिया है, यानी ग्रामर में जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? हिंदी में इसे रूपांतरण कहते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिए इस बात को कि ट्रांसफॉर्मेशन उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें वाक्य के रूप को बदल दिया जाता है बिना उसके अर्थ और भाव को बदले हुए। अर्थात वाक्य का अर्थ नहीं बदलता, लेकिन वाक्य का रूप बदल जाता है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि ये दिन है, जैसे मैंने लिखा कि ये दिन है, तो ये दिन है। अब इसी बात को मैं लिख दूं कि ये रात नहीं है, ये रात नहीं है। अब आप समझ जाओ, जैसे मैंने कहा ये दिन है जी, तो या मैंने कह दिया ये रात नहीं है, तो दिन है मतलब ये दिन है, और ये रात नहीं है इसका मतलब ही हो गया कि दिन है। ये दिन है मतलब ये रात नहीं है, ये रात नहीं है मतलब ये दिन है। मतलब दो तरीके से बात को कहा गया, यानी इस वाक्य में भी और इस वाक्य में। देखिए, दोनों वाक्य का रूप अलग है। देखिए जी, ये निगेटिव सेंटेंस है और आप ये देख रहे हैं कि ये बात, ये दिन है, ये रात नहीं है। ये सकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव है, निगेटिव है जी। ध्यान दे रहे होंगे आप लोग, लेकिन दोनों में बात एक ही कही गई है, दोनों का भाव, दोनों का अर्थ एक है। ये बात अलग है कि अफर्मेटिव और ये क्या है जी, ये निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है ना जी। आप लोग इन सारी बात को थोड़ा ध्यान देते हुए चलिए। अर्थात मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन में वाक्य के रूप को बदल दिया जाता है, लेकिन वाक्य का अर्थ ना बदलने पाए। समझ गए? अब आगे मैं अभी देखिए समझा रहा हूं आप लोगों को,
थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए एक नज़र आप लोग डाल लीजिए जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें कि इनसे जुड़े हुए सवाल आप लोगों के सामने आते नहीं है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, सब कुछ समझ लेंगे और इसको मैं 2-3 भाग में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पढ़िए आराम से, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं इसी बात को समझा रहा हूं, पहले ट्रांसफॉर्मेशन है क्या ये आप समझ लीजिए। अंडर सेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी लर्न हाउ टू चेंज फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। कह क्या रहा है कि अंडर सेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी लर्न हाउ टू चेंज फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं कि वाक्य के रूप को कैसे बदला जाता है बिना उसके अर्थ को बदले हुए। वही बात है ना कि अर्थ नहीं बदलना है और वाक्य के रूप को बदल देना है। ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैंने कहा कि राज ईमानदार है, तो मैं इस बात को कैसे कह दूं राज ईमानदार है, उसी बात को मैं कह सकता हूं कि राज बेईमान नहीं है। राज बेईमान नहीं है अर्थात राज ईमानदार है, और राज ईमानदार है मतलब राज बेईमान नहीं है। केवल कहने का तरीका है, वो अफर्मेटिव सेंस में है और ये निगेटिव सेंस में है जी। राइट, समझ गए? दूसरी बात मैं कह देता हूं, साहिल मेहनती है, साहिल मेहनती है, और फिर मैं कह दूं साहिल कामचोर नहीं है। साहिल कामचोर नहीं है मतलब साहिल मेहनती है, और साहिल मेहनती है मतलब कामचोर नहीं है। समझ गए होंगे अब आप लोग। आते हैं कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, समझ गए? फिर यहीं पे वही बात देखिए जी, मैं हिंदी में लिखने की कोशिश किया और आप लोगों के लिए लिखा मैंने, ये देखिए जी हिंदी में, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रखे हैं, जो नहीं पढ़े हैं, किसी भी लेवल का विद्यार्थी हो, सबको मेरी क्लास समझ में आनी चाहिए, सबका मेरे से लाभ, सबका मेरे से हित होनी चाहिए। मेरी अपनी तरफ से ये कोशिश है जी आप लोगों के लिए, ठीक है ना? फिर कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन अध्याय के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं कि किसी वाक्य के रूप को बिना उसके अर्थ में परिवर्तन किए कैसे बदला जाता है। अर्थात हम लोग किसी वाक्य के रूप को बिना भाव में परिवर्तन किए बदलना सीखते हैं। वही बातें होगी कि अंडर द सेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी लर्न हाउ टू चेंज फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। राइट, वही बातें जी कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे सामने जो चुनौती है कि वाक्य के रूप को तो बदल देना है, लेकिन वाक्य के भाव को नहीं बदलना है। वाक्य का भाव वही होना चाहिए। मैं पूर्व में आपको समझा दिया हूं, आप लोग समझे रहिए जी, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। अभी मैं आपको हर चीज बहुत पेशेंस के साथ पढ़ाऊंगा, आप लोग ध्यान देते रहिएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट पे ध्यान दो। और मेरे विद्यार्थियों या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों, मेरी एक बात पे थोड़ा ध्यान देने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग लेवल 1 को अच्छे से पढ़ लें, तभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन, आपको सिंथेसिस, आपको सिंटैक्स, ये सब तभी आपको पढ़ना चाहिए जब आप लेवल 1 को अच्छे से पढ़े हों, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें आती हैं। अगर वो हमें क्लियर नहीं होता तो ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस या सिंटैक्स में कोई भी चीज कितनी भी बढ़िया से उसको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जिन विद्यार्थियों का लेवल 1 क्लियर नहीं होता जी, उन विद्यार्थियों को समस्या हो ही जाती है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए वही बातें जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपको वाक्य का रूप बदलना है, लेकिन वाक्य के भाव को नहीं बदलना है। देखिए जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पारुल इज ब्यूटीफुल, तो मैंने कहा पारुल सुंदर है। यही चीज आप देखिए निगेटिव में लिख दिया गया कि पारुल इज नॉट अगली, यानी पारुल कुरूप नहीं है। अगली आप जानते होंगे, कुरूप बताते चलते हैं, हड़बड़ाइए नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, लगने दीजिए जी। जब करियर का सवाल हो तो हर एक चीज से समझौता करना सीखिए आप, ठीक है ना? ओके, कुरूप बदसूरत, पारुल कुरूप नहीं है मतलब पारुल कुरूप नहीं है, मतलब पारुल सुंदर है, पारुल सुंदर है मतलब कुरूप नहीं है। तो कुल मिला के मैं इसी बात को समझाने में लगा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न हाउ टू चेंज फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर का वो अध्याय है जिसमें हम ये सीखते हैं
कि वाक्य के रूप को कैसे बदला जाता है बिना वाक्य के अर्थ को बदले हुए। जैसे पारुल इज ब्यूटीफुल, तो मैंने उसे कह दिया कि पारुल इज नॉट अगली, पारुल कुरूप नहीं है। अगर आपसे कहूं कि निगेटिव बनाओ, आप सीधे ऐसे लिख देते कि पारुल इज नॉट ब्यूटीफुल। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे जी, मैंने कहा इसे निगेटिव बनाओ, तो तुम कहो पारुल इज नॉट ब्यूटीफुल, तो निगेटिव सेंटेंस आप बना तो दिए, बन तो गया जी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये इस तरह नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव है जी, आपने इसको निगेटिव तो बना दिया, निगेटिव तो बना दिया जी, लेकिन वाक्य का अर्थ तो बदल गया। पारुल इज नॉट ब्यूटीफुल, इसका मतलब पारुल सुंदर नहीं है। अब आपने पारुल इज ब्यूटीफुल को निगेटिव बना दिया, तो आपको इस तरह से वाक्य के रूप को बदलना है कि वाक्य का रूप तो बदल जाए, वाक्य का स्ट्रक्चर बदल जाए, लेकिन वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यही चैलेंज आपके सामने है, और उसको हम लोग कैसे बदलते हैं, हम लोग अभी बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसे समझते हैं। वेरियस एग्जाम्पल हैं, वेरियस रूल हैं, हम उन्हें उनके जरिए से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा जी। तो पारुल इज ब्यूटीफुल, पारुल इज नॉट अगली, अर्थात कि आपने देखा कि ब्यूटीफुल का जो एंटोनिम है उसे लाया गया और उसे निगेटिव के साथ व्यक्त किया गया। अभी मैं ये सब बात में करूंगा। दूसरा सेंटेंस देखिए जी, पारुल इज टू पुअर टू पे हर फी। ये सब आपको समझे रहना चाहिए जी पहले से ही। मैंने कहा पारुल इज टू पुअर, पारुल जो है वो बहुत गरीब है, टू पे हर फी, यानी पारुल अपनी फी का भुगतान करने के लिए बहुत गरीब है। जैसे आप इस टू का प्रयोग जी पहले अच्छे से समझे रहिए जी, ये सब मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं, नहीं आपको, आप लोग पहले की वीडियो देखिए जी। इसका मतलब भी होता है जी बहुत। अब इस किस सेंस में बहुत यूज होता है मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। ओके, तो पारुल इज टू पुअर टू पे हर फी, पारुल अपनी फीस का भुगतान करने के लिए बहुत गरीब है। इसका क्या मतलब हमने लिख दिया जी, वाक्य को मैंने बदल दिया। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, क्या हुआ कि पारुल इज सो पुअर, पारुल इतनी गरीब है, दैट की सी कैन नॉट पे हर फी, कि वो अपनी फीस का भुगतान नहीं कर सकती है। अब आपको जी कैन वैन का प्रयोग बिल्कुल आना चाहिए लेवल 1 में, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको आता है तो सब सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक। देखिए पारुल अपनी फीस का भुगतान करने के लिए बहुत गरीब है, इसका क्या मतलब होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, जरा समझिए मेरी बात को ध्यान देना। जैसे मैंने कहा कि साहिल साहिल क्रिकेट खेलने के लिए बहुत थका है, या ये बात तुम नहीं समझ सकते, ये सब बात समझने के लिए तुम बहुत छोटे हो। जैसे मैंने कहा तुम बहुत छोटे हो ये सब बात समझने के लिए। जैसे कोई बच्चा अपनी माता पिता से जिद करने लगा कि मेरे लिए बाइक खरीद दो, तो माता पिता कहते हैं मैं तुम्हें बाइक खरीद दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब आप बड़े हो जाओगे तो मैं खरीद दूंगा, अभी बाइक चलाने के लिए तुम बहुत छोटे हो, अभी बाइक चलाने के लिए तुम बहुत छोटे हो, अर्थात तुम इतने छोटे हो कि बाइक नहीं चला सकते हो। समझ गए ना। जैसे कोई बात मैं समझा रहा हूं, मैंने कहा देखो भैया राजनीति तो आपकी समझ में नहीं आएगी, अभी आप बच्चे हो, क्लियर, राजनीति समझने के लिए अभी आप बहुत छोटे हो, बड़े होगे तो राजनीति आप समझने लगोगे, राजनीति समझने के लिए आप बहुत छोटे हो, मतलब आप इतने छोटे हो कि आप राजनीति नहीं समझ सकते हो। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, तो मैं लिख दूंगा कि यू आर सो यंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, राइट। वही चीज यहां लिखा गया है कि पारुल इज टू पुअर टू पे हर फी, तो लिख दिया गया पारुल इज सो पुअर, पारुल इतनी गरीब है, दैट शी कैन नॉट पे हर फी। थोड़ा सा मैं हर चीज समझाया हूं जी, टेंस पढ़ाते समय आपको समझाता हूं, आप, मैं ये बताना नहीं चाहता लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, सो का प्रयोग इतना के अर्थ में भी होता है। सब जो इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हों वो भी ये जाने रहे जी, मैं पढ़ाऊंगा हर एक चीज आपको, ऐसा भी होता है और इसलिए भी होता है। जानते होंगे आई एम नॉट सो रिच, मैं इतना अमीर नहीं हूं, वाई डू यू थिंक सो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। साहिल इज इल सो ही कैन नॉट प्ले, इसलिए वो खेल नहीं सकता है। और सो का मतलब भी होता है, बहुत के सेंस में भी हम यूज करते हैं, देखे होंगे जी, नोट करिए सब, मैं सब पढ़ाऊंगा। और जब सो एंड सो बोला जाएगा उसका अर्थ दूसरा होगा जी, सो ऑन बोला जाएगा तो ऐसे ही पढ़े होंगे आप लोग। मैं ऐसा कोई ऐसा शब्द नहीं होगा जिसको मैं आपको समझा नहीं दूंगा। सो एंड सो जब हम लोग कहते हैं फला फला, ठीक है ना जी।
तो आप पहले से समझे रहिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि लेवल 1 क्लियर करके आप लोग लेवल 2 में मेरे साथ जुड़िए। ठीक है ना जी, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे ऊपर वाले वाक्य को बदला गया, अभी मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिए जी, लिखा है, आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं हम लोगों को। देखिए ये टू है प्लस ये वाला टू, ये वाला टू देख रहे हैं नहीं जी, एडवर्ब है। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आता है तो इसका एक निगेटिव सेंस होता है। जैसे मैं अभी कह दूं कि आई एम टू टायर्ड टू टीच। अब बताइए आप लोग, आई एम टू टायर्ड टू टीच, इसका मतलब पढ़ाने के लिए मैं बहुत थका हूं, राइट। मतलब इसका यही भाव हो गया, पढ़ाने के लिए मैं बहुत थका हूं। इसमें आप लोग कहीं नॉट नहीं देख रहे हैं जी, नॉट या नो नहीं आया है, फिर भी इस वाक्य का जो सेंस है जी वो क्या है, निगेटिव है, राइट। यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, आराम से समझिए, सब समझ लोगे। आई एम टू टायर्ड टू टीच, मैं पढ़ाने के लिए बहुत थका हूं, इसका यही मतलब हो गया। देखो मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट टीच। समझ में आया? ओके। देखिए जी, जो अर्थ इस वाक्य का है, इस वाक्य का वही अर्थ इस वाक्य का भी है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंस में है और ये किस सेंस में है जी, निगेटिव सेंस में है। देख रहे हो कि नहीं आप लोग, राइट। आई एम टू टायर्ड टू टीच, मैं पढ़ाने के लिए बहुत थका हूं, इसका मतलब आई एम टू सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट टीच, मैं इतना थका हूं कि मैं पढ़ा नहीं सकता हूं। समझ गए ना? ओके। जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा वाक्य मैंने कहा, यू आर टू लेट टू रीच देयर इन टाइम। इसका क्या मतलब हुआ जी, जरा बताइए। इसमें भी कहीं आप नॉट नहीं देख रहे हो, नॉट आया है नहीं जी, लेकिन ये वाक्य क्या है, एक निगेटिव सेंटेंस है जी, तभी तो मैं कह रहा हूं। ये देखो जी, ये देखो जी, टू आया है, और ये देखो जी, ये देखिए जी, ये टू आया है, और ये देखो जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, आई है कि नहीं आई है, टू भी है, ये टू, और इंफिनिटिव है ये जी, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख रहे हो, तो इस वाक्य का अर्थ क्या बन रहा है, निगेटिव बन रहा है, नहीं बन रहा है। यू आर टू लेट टू रीच देयर इन टाइम, यानी आपको वहां समय से पहुंचने के लिए बहुत देर हो गई है, आपको वहां समय से पहुंचने के लिए बहुत देर हो गई है। अब कहो सर इसको आप जरा लिख दीजिए, तो मैं इस वाक्य को कैसे लिखूंगा, आप बोर्ड पे जरा नजर गड़ाइए जी, ध्यान से थोड़ा पेशेंस से पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। तो यू आर क्या हो गया, सो लेट, आपको इतना देर हो गया है, दैट कि यू आप कैन नॉट रीच देयर इन टाइम, आपको इतनी देर हो गई है कि आप समय से नहीं पहुंच सकते। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। वाक्य का जो, इस वाक्य का भाव और इस वाक्य का भाव, दोनों का भाव क्या है जी, बराबर है। अंतर किस बात का है कि वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में है और ये निगेटिव स्ट्रक्चर में है। आप इस बात को अच्छे से समझिए जी, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये टू और प्लस ये इंफिनिटिव और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब लिखा जाता है जी, तो इसका ये सब मैं समझाऊंगा। आप लोग वोकैब की वीडियो देखते रहिएगा जी, मैं हर एक वोकैब को आपको समझा दूंगा कि टू का और सब में बहुत कैसे यूज होता है। तो इस वाक्य का अर्थ निगेटिव सेंस में हुआ कि नहीं हुआ जी, ये देखिए बताया गया आपको, टू प्लस इंफिनिटिव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है, तो ये क्या हो जाता है जी, ये निगेटिव सेंस में। आप किसी भी तरीके से समझ लीजिए बस, राइट। तो वही बात वो कह रहा है कि देखो, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूपांतरण करना, यानी वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करना। देखिए जो मैंने आपको समझाया वही चीज, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन करना।
कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जरा देखिए जी। ओके, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था सेम वही सारी चीजें हैं यहाँ। देखिए, आई एम टू पुअर टू अफोर्ड माई फी। देखिए जी, ये टू है आपका, और ये देखिए जी टू, और ये है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही चीज तो अभी ऊपर समझाया गया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब ये होता है तो आप ये देख रहे हैं क्लियर कि इसी टू को टू के स्थान पे क्या आ गया जी, शो आ गया ना। ओके, ये देखिए जी इसी की जगह पर। ओके, और जो एडजेक्टिव है उसके पहले क्या आ गया जी, सो आ गया। और ये दैट आई कैन नॉट अफोर्ड माई शेंस, ध्यान दीजिएगा, आई एम टू पुअर टू अफोर्ड माई एक्सपेंस। मैं अपना खर्च चलाने के लिए बहुत गरीब हूं, यानी मैं इतना गरीब हूं कि मैं अपना खर्चा नहीं चला सकता हूं। जैसे मैंने कहा साहिल इज टू यंग टू लर्न इंग्लिश। ध्यान देना जी, इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये जी टू है, ये देखो जी टू, और ये देखिए जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। साहिल इज टू यंग टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब देखिए कहीं इसमें नॉट आ रहा है, इसमें नॉट नहीं आ रहा है, राइट। और इसमें निगेटिव सेंटेंस भी नहीं है जी। शुरू, तो आप लोगों ने ये देखा, देखिए ये जी सेंटेंस रहा, इसको तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया। देखिए मैंने आप लोगों के लिए सब ऊपर लिख रखा है नीचे, ये देखिए जी नोट में। देखिए टू के स्थान पे क्या हुआ, देखिए जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये देखो जी टू के स्थान पे क्या आ जाता है, सो। वैसे भी समझ लो कोई ये सब बहुत टिपिकल नहीं, लेकिन लिख रखा है मैंने, एडजेक्टिव यानी विशेषण के पश्चात दैट ला दिया गया। अगर ये पॉइंट नोटेबल है जी, ध्यान दीजिएगा, नोटेबल पॉइंट है ये, कि अगर प्रेजेंट हो तो कैन नॉट, और पास्ट टेंस अगर हो तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बार इसे समझ लो, जैसे मैंने कहा आई एम पुअर टू पे माई फी, ध्यान देना, तो मैं इसे कैसे करूंगा, आई एम शो पुअर। यही तो कह रहा है कि देखो टू के स्थान पे क्या ला दिया गया, आई एम, ये देखो जी सॉरी, ये देखिए जी आई एम टू पुअर, तो टू के स्थान पे क्या आ गया, ये सो आ गया। एडजेक्टिव के पश्चात अब मैं देखिए ये एडजेक्टिव है, इसके पश्चात क्या ला दिया गया जी, दैट ला दिया गया। सो पुअर दैट आई कैन नॉट पे माई फी। आ गया जी, देखो टू के स्थान पर ध्यान दो थोड़ा, टू के स्थान पर शो आ गया, एडजेक्टिव विशेषण के पश्चात, ये देखिए जी एडजेक्टिव है। आप लोग लेवल 1 का वीडियो जी एकदम क्लियर से देखिए, है ना, और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम गंभीर रहिए। कुछ भी करना पड़े हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है ना, जब बात लक्ष्य की हो। टू के बाद क्या आया जी, सो आया, ये देखिए जी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद दैट आ गया। और कह रहा है जब यहाँ प्रेजेंट हो तब हम लोग क्या करेंगे जी, तब हम लोग कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट का हो तो कुड नॉट। एक एग्जांपल आप लोगों को मैं देखिए इसका भी करा देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने कहा आई वाज, एक मिनट कलर बदल देते हैं जी, ध्यान देना। जैसे अब मैं कह रहा हूं आई वाज यंग, मैं छोटा था, टू प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलने के लिए बहुत छोटा था, ठीक है ना। तब क्या हो जाएगा जी, अब कह रहा है ये देखिए जी पास्ट की बात आ गई, तो मैं इसे कैसे कहूंगा, ये देखिए जी ये सेंटेंस है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है। तो क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा आई वाज शो यंग, मैं इतना छोटा था। अब देखिए दैट, फिर वही बात आपको मैं समझा रहा हूं कि टू की जगह क्या आ गया जी, ये देखो शो आ गया। एडजेक्टिव के बाद क्या आ रहा है जी, ये देखो
जी, ये दैट आ गया। आई वॉज सो यंग दैट, और ये देखिए यहाँ पास्ट है ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर पास्ट टेंस हो तब कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। वेरी इजी, बहुत आसान है समझना, ध्यान दोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरा का पूरा रट जाएगा। ठीक है जी, तो क्या हो गया, आई वॉज सो यंग दैट आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट। एक एक बात आप समझते चलते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे जी, ठीक है ना। ओके, आपने देख लिया इसको, आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए आपके लिए एग्जाम्पल एकदम रखे गए हैं, ठीक। ओके, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। एक बार आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन पे फिर से मेरी स्पीच सुन लीजिए जी, विदाउट फीलिंग एनी बोर्डम, ठीक है ना, बिना कोई उब महसूस किए हुए। ट्रांसफॉर्मेशन का आशय किस बात से है, ट्रांसफॉर्मेशन का आशय वाक्य के रूप को बदल देना है, लेकिन वाक्य के भाव और अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। वही बातें मैंने आपको बताया है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन इज अ चैप्टर ऑफ ग्रामर इन विच वी लर्न हाउ टू चेंज फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस और मीनिंग, है ना, कि मतलब हमें वाक्य के रूप को बदलना है लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलना है। जैसे मैंने कहा पारुल सुंदर है, तो मैंने कहा पारुल कुरूप नहीं है, पारुल बदसूरत नहीं है। बदसूरत नहीं है मतलब सुंदर है, सुंदर है मतलब बदसूरत नहीं है, बदसूरत है मतलब नहीं है मतलब सुंदर है। ठीक, इसको मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अब आप थोड़ा सा आगे ध्यान दो, ये देखिए एक एग्जांपल और है, ये सेंटेंस है आपका जी, उबना नहीं है जी, है ना। ओके, क्योंकि मैं भी कभी कभी इस दुविधा में रहता हूं कि मैं तेज पढ़ाऊं कि थोड़ा स्लो पढ़ाऊं, है ना, क्योंकि ये ऑफलाइन है, नहीं मुझे आपका फेस तो दिख नहीं रहा है कि आप बोर्डम फील कर रहे हो का बोर्डम नहीं फील कर रहे हो। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि सब टीचर बच्चों की मानसिक स्थिति को, उसकी फिजिकल चीजों को देख के वो जान जाता है कि मतलब बच्चा बोर्डम महसूस कर रहा है नहीं कर रहा है, विद्यार्थी क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। तो दे आर टू ओल्ड टू वर्क, देखिए ये टू हो गया जी, है ना, दे आर टू एडजेक्टिव हो गया, समझिए वही बात है, तो हुआ, और ये इन्फिनिटिव हो गया। तो दे आर टू ओल्ड टू वर्क, इसका मतलब हुआ कि वे लोग काम करने के लिए बहुत बूढ़े हैं। अब वे लोग काम करने के लिए बहुत बूढ़े हैं, इसका मतलब यही हुआ कि वे लोग इतने बूढ़े हैं कि काम नहीं कर सकते हैं। यही बात अभी मैं फिर बताया, फिर बताऊं भी अगर नहीं, यह एक निगेटिव सेंटेंस है जी, मतलब इस वाक्य का अर्थ और भाव दोनों निगेटिव है। भले ही इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है लेकिन वाक्य निगेटिव है, ठीक है ना जी। जैसे मैं एक हिंदी का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग सुनिए, समझने की कोशिश करिएगा, समझ जाइएगा। जैसे तुमने कहा कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैं बहुत बीमार हूं। तो आपके माता पिता कहते हैं कि अभी क्रिकेट खेलने के लिए तुम बीमार नहीं हो, और जब पढ़ाई करना है और विद्यालय जाना है तब तुम बीमार हो गए, ठीक है ना। ओके, तो ये मतलब ये आप समझ रहे हो ना, दे आर टू ओल्ड टू वर्क। ठीक, अब कैसे किया गया, जैसे मैंने अभी बताया था, ये देखिए जी दे है और टू आ गया, इसकी जगह पर हमने क्या ला दिया, सो। देखिए एडजेक्टिव है, यही तो कह रहे हैं, एडजेक्टिव के बाद क्या आ गया जी, दैट आ गया, दैट दे कैन नॉट वर्क, वो लोग काम नहीं कर सकते हैं। इसके जैसे एक एग्जाम्पल मैं और हल कर दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा सी इज, सी इज, ध्यान देना, सी इज टू एरोगेंट टू रिस्पेक्ट हिज फ्रेंड्स, ओ सॉरी, टू रिस्पेक्ट हर फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ जी, कह रहे हैं कि सी इज टू एरोगेंट टू रिस्पेक्ट हर फ्रेंड्स, मतलब वो अपनी मित्रों का सम्मान करने के लिए बहुत एरोगेंट है। तो क्या कह दोगे, मतलब वो इतनी एरोगेंट है कि वो अपने मित्रों की सम्मान नहीं कर सकती है। तो यही भाव में लिखो ना जी, सी इज, अब टू की जगह क्या ले आओ, सो, सी इज सो एरोगेंट, भाव नहीं बदलना है, वाक्य का रूप बदलना है। यही बात बार बार मैं कह रहा हूं, सी इज सो एरोगेंट दैट सी कैन नॉट, अगर ये पास्ट में होता जी
ध्यान दिए रहे ना, ये सब है ना, तो ये तुरंत ही कुड नॉट हो जाता, एरोगेंट दैट शी कैन नॉट रिस्पेक्ट हर फ्रेंड्स। समझ गए जी? ओके, बहुत अच्छे से समझे रहो। देखो मेरे विद्यार्थियों, प्रतियोगी साथियों, एक बात मैं बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्लियर। जब मैं इसे खत्म कर दूंगा, जब मैं कोई भी थ्योरी होगी उसे पढ़ा दूंगा, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव, पैसिव, टेंस, सिंथेसिस, सिंटैक्स, कुछ भी चैप्टर, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस पर लगेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ज्ञानी का ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा में धरा का धरा रह जाता है, और अभ्यास करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले लोग बाजी मार ले जाते हैं जी, राइट। यानी कि आप ये बात समझ जाइए कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन के सारे रूल पढ़ लिए, आपने कोर्स को खत्म कर लिया, और बहुत विद्यार्थी इस भ्रम में रहते हैं कि मैंने कोर्स खत्म कर लिया है, मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, अब मेरे लिए कंपटीशन आसान है। वे अंधेरे में हैं, वे अंधेरे से थोड़े उजाले की तरफ आए, और उनको ये बात पता चलना चाहिए कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दिया, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे कम से कम आप लोगों को, ट्रांसफॉर्मेशन पे कम से कम आप लोगों को, अगर मैं अपने यहाँ ऑफलाइन की बात करूं, तो मैं कम से कम 300 प्लस क्वेश्चन को हल कराऊं, तब मुझे लगता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन पर मास्टरी आ सकती है। यानी जब प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस, नेवी, एयरफोर्स, बैंक, पीओ, कैट, क्लैट, मैट, कोई भी एग्जाम हो जी, है ना, या चाहे कॉम्प्रीहेंशन की बात हो, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो, जब तक आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, अंग्रेजी को पचाना, अंग्रेजी को समझना, अंग्रेजी में मास्टरी को गेन करना, में किसी भी हर भाषा में वो पॉसिबल जी नहीं है, ठीक। तो अभ्यास की अगली कड़ी हम लोग शुरू करेंगे, और हम लोग ये सारी चीजें अपने यूट्यूब चैनल पर भी रहेंगे, और मैं बता दूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और उसके बाद मैं ये सारी चीजें अभ्यास आपका एप्लीकेशन पर अपने कराऊंगा, ठीक है ना। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, कमिटमेंट करता हूं कि एक एक सवाल को लाए जाएंगे, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में है आए हैं उनके पैटर्न के, और आप लोगों को प्रॉपरली हल कराए जाएंगे, ठीक है ना जी। ओके, आगे ध्यान देते हैं। अब देखिए जी, दूसरा रूल कह रहा है, एक रूल तो आपने समझ लिया, अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा वीडियो लंबी हो लंबी होने दो, ध्यान देते हैं जी। कहता है यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव वॉइस में होगा। देखिए मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है कि मेरे विद्यार्थियों को हर चीज समझ में आ जाए अच्छे से। ध्यान देना, कह रहा है यदि सेंटेंस जो है पैसिव में होगा तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। ध्यान दीजिएगा, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, मतलब घर बहुत महंगा है, टू बी परचेज्ड, खरीदे जाने के लिए, ठीक है ना। आप हिंदी में इसी तरह समझ लो, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया है उन्होंने, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट, ये देखो जी पैसिव में आ रहा है, तभी तो मैंने आपको कह रखा है कि आपका एक्टिव और पैसिव क्लियर रहना चाहिए, है ना। मैं जब कोई भी सलाह देता हूं तो बड़े हम्बल में देता हूं, मैं अपने को ज्ञानी नहीं समझता, मैं अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज नहीं समझता, केवल अपने अनुभव के दम पर मैं ये बात आपको बताने की कोशिश जरूर करता हूं कि आप किस चीज को किस क्रम में पढ़िए, ठीक है ना जी। अगर आपने एक्टिव पैसिव क्लियर नहीं है तो आप ये जान ही नहीं पाएंगे एक्ट पैसिव कैसे हो गया जी। तो आप पैसिव पहले पढ़ लो, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, तो हो जाएगा द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, मतलब ये हो गया, ये कह रहा है कि घर खरीदे जाने के लिए बहुत महंगा है। वही बात इन्होंने दूसरे ढंग से कह दिया जी, ध्यान दीजिए कि घर खरीदे जाने के लिए बहुत महंगा है, ठीक है ना जी। अब एक वाक्य मैं और आपके सामने कर देता हूं, जरा समझिएगा। ध्यान देना जी,
टू बी परचेज्ड। ध्यान देना, तो अब क्या हो जाएगा, कहते हैं प्राइस ऑफ बुक इज टू हाई, यानी कि किताब की कीमत बहुत ज्यादा है टू बी परचेज, खरीदे जाने के लिए, तो कर दो प्राइस ऑफ बुक इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, कि ये नहीं खरीदी जा सकती है जी, राइट। तो ये भी आप कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा जरा समझने की कोशिश करो। फिर कह रहा है, सेंटेंस को जरा ध्यान दो आगे। फिर कहते हैं ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन। समझते जाओ, ये वाला मैं समझा दूं, आगे भी है। और देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन एक साथ एक ही वीडियो में पढ़ाया जाना ये सब पॉसिबल नहीं है मेरे लिए जी, राइट। ये देखिए आप लोगों के सामने सारे एग्जाम्पल हैं, हर प्रकार के एग्जाम्पल हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैंने छोड़ा है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग जब दूसरी वीडियो जाएगी ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आप उससे पढ़िएगा, ठीक है ना जी। लेकिन मैं अभी इसको कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा देख रहे हैं आप लोग, सब कुछ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कराने का इरादा है कि मेरे विद्यार्थियों का बिल्कुल ही भला होना चाहिए। अगर वो किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उनकी समस्या का 100% सोल्यूशन लाया जाना चाहिए, और मैं लाऊंगा, ठीक है ना। ओके, चलिए आप लोग आते हैं, थोड़ा से और आगे चलते हैं। देखिए एक मिनट आ जाए जहां हम लोग पढ़े थे। एक मिनट, एक मिनट, देखिए ये है आपका, ध्यान देना। फिर कह रहे हैं, क्या कह रहा हूं, ध्यान देते हैं। ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन। तो वही चीज है, ये देखो जी, टू की जगह सो आ गया, प्राउड के बाद दैट आ गया। वही तो हो रहा है कि टू की जगह आपको क्या ले आना है, शो ले आना है, और जो एडजेक्टिव है जी उसी के पश्चात आपको क्या ले आना है, दैट ले आना है। अगर मामला प्रेजेंट का हो जी तो आप कैन नॉट का प्रयोग करना, अगर मामला जी ये पास्ट का है तो आप कुड नॉट का प्रयोग करना। कितना सिंपल है जी, देख रहे हो, कुछ भी नहीं है। टू की जगह सो ले आओ, एडजेक्टिव के बाद दैट ले आओ, प्रेजेंट में हो कैन नॉट, पास्ट में हो कुड नॉट। एग्जाम्पल को नोटिस करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये हुआ ही इज टू प्राउड टू लिसन एनीवन, मतलब वो किसी को सुनने के लिए बहुत घमंडी है। तो मतलब हो गया सी इज सो प्राउड दैट ही डजंट लिसन एनीवन, कि वो किसी को नहीं सुनता है, ठीक है ना जी। ओके, वो किसी को नहीं सुन सकता है, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर कह रहे हैं, अब देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है, एक मिनट बस, देखिए जी ये वाला, यदि कर्ता इट अथवा निर्जीव हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश कैसे होगा। देखिए अगर इट से वाक्य की शुरुआत होती है, ध्यान देना, तो क्या करेंगे, फॉर मी को किस में बदल देंगे, आई में। फॉर मी को किस में बदल देंगे जी, यही चीज लिखा हुआ है आप। और फॉर हिम को ही में, फॉर अस को वी में। ध्यान देते जाओ जी, इसलिए लिख रखा है क्योंकि सब कुछ क्लियर रहना चाहिए। आप लोग अगर नोट बनाना चाहो तो आप बना सकते हो जी। फॉर देम को दे में बदल देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, लिखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा मैं 300-400 एग्जाम्पल को हल कराने की कोशिश करूंगा, चाहे एक्टिव पैसिव हो, नरेशन हो, टेंस हो, सिंथेसिस हो, है ना जी, सिंटैक्स हो, कॉमन एरर हो। केवल टॉपिक पढ़ा देना, 2-4-6-10 एग्जाम्पल दे देना, ये पर्याप्त नहीं होता है। और मैं कहता हूं कि एग्जाम्पल में भी मैं आपके कंधे से कंधा मिला के चलूंगा, एक एक एग्जाम्पल आपके साथ मैं हल करूंगा जी, राइट। और वो एग्जाम्पल होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं, आए हुए हैं, चाहे वो टीजीटी का सवाल हो, पीजीटी का हो, एनडीए का हो, सीजीएल का हो, बैंक का हो, पीओ का हो, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं द बुक इज टू कॉस्टली। अब यही तो कह रहे हैं, फॉर मी आया, फॉर मी आया, इसको किस में बदलना है, आई में। फॉर मी टू बाई, यानी कह रहा है कि किताब मेरे लिए मेरे खरीदने के लिए बहुत महंगी है।
किताब मेरे खरीदने के लिए बहुत महंगी है। तो क्या लिखा है, द बुक इज सो कॉस्टली दैट आई कैन नॉट बाई, कि मैं नहीं खरीद सकता। ठीक है ना जी, ओके। तो आप समझ गए कि नहीं? दूसरा एग्जाम्पल आप समझ जाओ, क्लियर। जैसे मैंने कहा, ध्यान देना, दूसरा एग्जाम्पल आपने कहा, क्लियर, कि बुक वाज टू कॉस्टली फॉर हिम टू बाई। अब देखिए, जब फॉर मी था तो आपने आई किया, अब फॉर हिम है तो क्या कर दोगे, यही तो ऊपर आपको समझाया गया, तो ही कर दोगे। तो कैसे हो जाएगा कि बुक वाज, बोले जा रहे हैं जी, सुनते रहो, सो कॉस्टली दैट, अब ये यहां ही हो गया बस, ही कुड नॉट, देखो जी पास्ट है ना, कुड नॉट बाई। क्लियर, आ गया समझ में कि नहीं आया? ओके। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ये प्रेजेंट में था, देखिए प्रेजेंट में था तो कैन नॉट आया, यहाँ पास्ट में हो गया तो कुडंट हो गया, समझ रहे हो ना जी। यहाँ फॉर मी था तो आई आया, यहाँ फॉर हिम है तो ही आ गया। देख लो एक नजर, ध्यान देते हैं फिर से उस चीज को। ये देखो जी, फॉर मी आया हो तो आई में, फॉर हिम हो तो ही में, फॉर अस हो तो वी में, फॉर देम हो तो दे में। तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सोचता हूं। ठीक, आगे ध्यान देते हैं आप, ध्यान देते हैं आप लोग, ध्यान दीजिए। आगे मैं कह रहा हूं, इट वॉज टू कोल्ड फॉर मी और टू गो आउट। इट वॉज टू कोल्ड फॉर मी टू गो आउट, तो क्या लिखा है, इट वॉज सो कोल्ड दैट आई कुड नॉट गो आउट। मतलब बाहर जाने के लिए, मेरे बाहर जाने के लिए बहुत ठंडी थी, बहुत ठंड था, बहुत जाड़ा था, तो क्या हो गया, इट वॉज सो कोल्ड दैट आई कुड नॉट, देखिए फॉर मी आया तो आई आ गया जी। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं जी? तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखिए, जैसे मैंने 2 3 4 एग्जाम्पल आपको करा दिए, अब इस पे जरूरत इस बात की है कि आपको मास्टरी इस पे तब हो सकती है जब आप इस रूल पे कम से कम आप 20 एग्जाम्पल को हल कर डालें जी, राइट। और मैं वो लाऊंगा, आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जी, राइट। बहुत कुछ आपको वहां मिलने वाला है। फिर ध्यान देना, कुछ लिखा है इस पे, पढ़ते हैं हम लोग, समझो। कहते हैं, जिस वाक्य में इंफिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन हो, ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लाज में क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फॉर के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। बहुत आराम से आप लोग समझिए जी, क्लियर। इन्फिनिटिव के स्थान पर यानी कि टू के स्थान पर क्या आ गया जी, फॉर प्लस नाउन आ गया, ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कह रहा, हिज लव इज टू डीप फॉर वर्ड्स। अब यहाँ पे टू तो नहीं आया है, यही कह रहा है, इन्फिनिटिव नहीं आया है। इन्फिनिटिव के स्थान पर क्या आ गया है जी, फॉर आ गया है, प्लस कोई नाउन आ गया है। तब क्या कह रहा है, तो ऐसे वाक्यों में दैट से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में क्रिया का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि फॉर के साथ वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि हिज लव इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट। ध्यान देना, ओके, समझने की कोशिश करो आप। देखिए यही एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, हिज लव इज टू डीप फॉर वर्ड्स, मतलब उसका प्रेम शब्दों में बयां करने के लिए बहुत गहरा है। मतलब वही मतलब हुआ कि उसका प्रेम शब्दों में बयां करने के लिए बहुत गहरा है, अर्थात उसका प्रेम इतना गहरा है कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो ये सब आपको सीक्वेंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हिज लव इज, देखो तो क्या लिख दिया गया, हिज लव इज सो डीप, उसका प्रेम इतना गहरा है, दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, ठीक, कि उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। दूसरा मैं लिख देता हूं, मेरी बात पे ध्यान देना, मैंने लिख दिया, देयर शारो, देयर शारो वाज टू डीप
फॉर 1। क्लियर। अब इसका भाव आप समझिए। क्लियर। देयर सारो वाज टू डीप। क्लियर। उसका दुख बहुत गहरा था फॉर 1 किसी के लिए। अब इसका भाव ये कहना चाह रहा है कि उसका दुख इतना गहरा था कि कोई उसे समझ नहीं सकता था। क्लियर। सकता था, उसका दुख इतना गहरा था कोई समझ नहीं सकता था। तो क्या हो जाएगा जी? देयर sorrow was so deep that clear one could not feel, कि कोई उसे महसूस नहीं कर सकता था कि वो कितना गहरा था। ठीक है ना जी। आगे आप समझते हैं दूसरा। फिर कह रहा है, इसी तरीके का दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, समझ जाइए इसको। देखिए, माई सारो वाज टू डीप फॉर वर्ड्स। फिर माई सारो वाज सो डीप दैट आई कुड नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, कि मैं इसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता था। मेरा दुख इतना गहरा था कि मैं शब्दों में नहीं। अब देखिए फॉर वर्ड्स आया है तो वही बातें। अब आप इसके सीक्वेंस, इस जो फॉर वर्ड्स आया है, यानी ये जो फॉर और प्लस नाउन रहेगा, इसके भाव को आपको व्यक्त करना पड़ेगा जी। ठीक है ना जी। अब इसका भाव आप समझिए। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि आप पहले लेवल 1 को अच्छे से पढ़े रहो। माई सारो वाज टू डीप फॉर वर्ड्स, इसका भाव समझ रहे ना, कि मेरा दुख शब्दों में व्यक्त करने के लिए बहुत गहरा था। यानी मेरा दुख इतना गहरा था कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। ठीक है ना। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मैं लिख दूं, माई लव टू यू is too deep for express for words, sorry for words। अब इसका क्या मतलब हुआ जी? मेरा आपके प्रति प्रेम इतना गहरा है। क्लियर। और फॉरवर्ड्स इसका मतलब हुआ टू डीप, बहुत गहरा है शब्दों के लिए। अब ये शब्दों के लिए का क्या मतलब हुआ? यही भाव है इसका, यही वाक्य का अर्थ है कि आपके प्रति मेरा प्रेम इतना गहरा है कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। तो माई लव टू यू इज सो डीप दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, कि मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। समझ गए होगे ना जी आप लोग? ओके, अब ध्यान देना। चलिए जी, अब इसके यहाँ से आप लोगों को अगली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा इंतजार करिए, आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन 2 के नाम से होगा। किस नाम से होगा जी? सब कुछ पढ़ाऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन 2 के नाम से आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है ना। बहुत आसानी से आप लोग इसको देखते रहिए। बहुत अच्छे से प्रोग्राम सेट किए गए। पहले मैं पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके सारे एग्जाम्पल आप लोगों को जी हल कराए जाएंगे। ठीक है ना जी। कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ क्लियर। और मैं आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। अगले क्लास में मैं आपसे फिर से मुखातिब हूँगा। मेरी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में फिर से होगी। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार जी।